आज डायलेक्ट्रिक्स और कुछ पार्ट कैपेसिटेंस का बताएंगे। बेसिकली डायलेक्ट्रिक्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं होता। इनफैक्ट ये इंसुलेटर है। तो सिंपली जैसे आपसे डायलेक्ट्रिक्स पूछा जाए तो आप कह सकते हैं डायलेक्ट्रिक्स आर दो सब्सटेंसेस विच हैव नो फ्री चार्ज कैरियर, या आप ऐसे लिख सकते हैं आर सब्सटेंसेस दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पर जब ये कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी तो फिर हम क्यों इसको यूज कर रहे हैं? कैपेसिटेंस के अंदर हम डायलेक्ट्रिक डाल देते हैं, दो चार्ज के बीच में मीडियम में डायलेक्ट्रिक डाल देते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम हम लोगों ने बनाया था। इनफैक्ट हम लोग डायलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को फाइंड करते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर रहा है या फोर्स बिटवीन टू चार्जेस अफेक्ट हो रहा है, कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। इसका मतलब यहां पर कहता है कि ये नॉन कंडक्टिंग मीडियम और इंसुलेटर है। ठीक। अब नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या हुआ कि इसमें इंड्यूस चार्जेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। इसी कारण से हम लोग ये जितने भी डायलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस है लाइक एयर, H2, ग्लास, माइका, पैराफिन, वैक्स, ट्रांसफार्मर ऑयल, इसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर जहां असेंबल होता है उसके अंदर में दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, एक कोर टाइप और एक शेल टाइप। जहां पर कोर टाइप ट्रांसफार्मर है वहां तो हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर डाल देते हैं। शेल टाइप है जहां पे चार्जिंग के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल डालते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी ट्रांसफार्मर पुराना हो जाता तो ऑयल बाहर निकलता रहता है। इसका मतलब है कि वो हमारे लिए डायलेक्ट्रिक बाय द एप्लीकेशन ऑफ फील्ड कंडक्ट करता होगा। एक लेमैन की तरह, एक आम आदमी की भाषा में ये समझ। अब यहां पर डायलेक्ट्रिक्स के बेसिकली दो टाइप है। एक को हम लोग पोलर डायलेक्ट्रिक्स कहते हैं, दूसरे को नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स कहते हैं। अब इसमें हम लोगों को देखना है कि पोलर और नॉन पोलर में किसका डाइपोल मोमेंट है, अप्लाई करेंगे फील्ड तो क्या होगा, उसमें इंड्यूस फील्ड डेवलप होगा कि नहीं होगा, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले पोलर डायलेक्ट्रिक्स। पोलर डायलेक्ट्रिक्स का मतलब है कि जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस कॉन्साइड नहीं करते हैं। तो जब कॉन्साइड नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में इसका अपना एक डाइपोल मोमेंट होगा। इसलिए कहता है मॉलिक्यूल इन विच center of gravity of positive charges do not coincide with the center of negative charges called polar molecules, and the dielectrics made from polar molecules are polar dielectrics। ठीक। अब ऐसा नहीं कि हम डेफिनेशन को रट रहे हैं, सिंपली दिमाग में रखना है कि पोलर मॉलिक्यूल्स का सिमेट्रिकल शेप नहीं होता। तो जैसे यहां पर HCl, H2O, NH3, CO2, अल्कोहल, ये सब क्या है? पोलर डायलेक्ट्रिक्स। इनका सिमेट्रिकल शेप नहीं होता है। तो जो सिमेट्रिकल शेप नहीं होगा तो इनका एक फाइनाइट डाइपोल मोमेंट होगा। तो यहां पर एज फॉर एग्जांपल जैसे हमने H2O का डाइपोल मोमेंट दिखाया, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि इसका नेट डाइ, चूंकि इन दोनों के बीच ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलकर के एक डाइपोल मोमेंट P1 डेवलप किया, ये P2 डेवलप किया, इन दोनों के बीच का 105 डिग्री एंगल है। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसी के अलॉन्ग होगा जो इसको बाइसेक्ट करके आएगा, और उसका डायरेक्शन में दिखाया, एक एग्जांपल दिया। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कारण से इस पोलर डायलेक्ट्रिक्स पर या पोलर मॉलिक्यूल्स पर क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है ये। जैसे हम क्लासरूम में नहीं है तो देखते हैं अभय पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, आर्यन पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, देख लेते हैं क्या हालत है उनकी। तो जैसे ही इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सिचुएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में। ये हमने इंडिविजुअल डाइपोल दिखाया जो पोलर मॉलिक्यूल्स के अपने डाइपोल मोमेंट है। तो जब क्लास रूम में नहीं है तो अभय उछल के, आर्यन उछल करके, अदनान उछल कूद कर रहा है, और फाइनली क्या हो रहा है? उछल कूद से क्या आ रहा है? रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो, इनकी पढ़ाई जीरो। ठीक है। अब पढ़ाई जीरो हो गया, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो, फील्ड
जीरो है जब क्लास में नहीं है। अब जैसे हम क्लास में आए तो ये देखो क्लास में आए तो क्या हुआ, प्रॉपर अलाइनमेंट, बिल्कुल ठीक है, सीधा हो गया बच्चा। इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इसका नेट डाइपोल मोमेंट होगा। इंडिविजुअल डाइपोल्स फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाएंगे और इस तरह से एक नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप करेगा। अब यहां से हमारा प्रॉब्लम क्या आ सकता है, सिंपली यहां पर पोलर डायलेक्ट्रिक्स है, उसके डाइपोल मोमेंट फाइनाइट है। इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, और इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड डाइपोल अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड के डायरेक्शन में ये अलाइन हो जाएंगे। कंक्लूजन हमारा यही निकला इस स्लाइड का। इसी तरह से आपको दिमाग में रखना। अब ये नहीं कि हम इसको रट रहे, नहीं रटने का, सुबह उठ गए ये मॉलिक्यूल्स ऐसे इस तरह से रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। ठीक, अब आ जाए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कॉन्साइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्जेस। उससे जो मॉलिक्यूल्स डेवलप हुए या जो मॉलिक्यूल्स है वो नॉन पोलर है, और जो डायलेक्ट्रिक्स बनेगा वो नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक। अब यहां पर नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स का सिमेट्रिकल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का सिमेट्रिकल शेप होता है, जिसके कारण से इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, लाइक CH4 मिथेन सिमेट्रिकल शेप है, डाइपोल मोमेंट जीरो। बेंजीन C6H6 क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। अब इसका मतलब यहां पर नेट डाइपोल एग्जाम्पल दे दिया। अब नेट एग्जाम्पल सब याद रखना है। अब नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से इसमें क्या वैल्यू आएगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पर इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो सिंपली मान लो कि हम एक इंडिविजुअल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कॉन्साइड किया हुआ है। ठीक, अब यहां पर कॉन्साइड किया तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। अब जैसे फील्ड अप्लाई करते तो क्या होता है, फील्ड जीरो है, डाइपोल मोमेंट जीरो। फील्ड को अप्लाई किया, ठीक, इन द एब्सेंस वो हमने लिख दिया। अब जैसे इस पर फील्ड अप्लाई करें देखते क्या होता है। फील्ड अप्लाई करने से स्ट्रेच हो गया, फील्ड अप्लाई करने से देखो ये स्ट्रेच हो गया। क्यों स्ट्रेच हुआ, कि पॉजिटिव चार्ज पर एक फील्ड के कारण से फोर्स लगा, नेगेटिव चार्ज पर भी फील्ड के कारण से एक फोर्स लगा। पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस किया, नेगेटिव चार्ज को डिस्प्लेस किया। एक सर्टेन या एक फाइनाइट डिस्टेंस डेवलप हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच। अब चार्ज का स्ट्रेंथ और फिर सेपरेशन दोनों का प्रोडक्ट डाइपोल मोमेंट डेवलप कर देगा। इसका मतलब है कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये क्या होगा, एक डाइपोल मोमेंट को डेवलप कराएगा। ठीक, एपी डाइपोल मोमेंट डेवलप किया, वही लिखा, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द पॉजिटिव चार्जेस आर पुश्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्जेस आर पुल्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अब इसका कंक्लूजन ये आ गया कि अब ये डाइपोल मोमेंट, जैसे इसको हम मान लो कि सिंपली एक एग्जाम्पल दे रहे, ऐसे समझाने की बात है कि सिंपली मान लो कि ये नेट डाइपोल मोमेंट जीरो दे रहा है, दोनों कॉन्साइड कर गया पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, ये पी डाइपोल मोमेंट जीरो। जैसे ही हमने यहां पर फील्ड अप्लाई किया तो इस पर पॉजिटिव फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से ये स्ट्रेच हो गए और इसके बीच का एक डिस्टेंस डेवलप हुआ तो डाइपोल मोमेंट डेवलप करा देगा। ये कंक्लूजन निकला। अब इसके बाद हमारा क्या सेगमेंट आता है, तो ये नॉन पोलर के पार्ट है। अब डायलेक्ट्रिक्स और पोलराइजेशन, तो यही हमने लिखा है कि इस पर पॉजिटिव पर एक फोर्स लगा क्यूई और एक नेगेटिव पर फोर्स लगा माइनस क्यू। कंक्लूजन दिमाग में रखना है, रटना कुछ भी नहीं। अब स्ट्रेच हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव। अब स्ट्रेच होने के बाद
ये कंडीशन मान लो कि एक स्पेसिमेन है जिसमें सारे मॉलिक्यूल्स, सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो गए। अब स्ट्रेच होने के बाद क्या हुआ ये देखते हैं। तो ये पूरा एक सेगमेंट हमने कंसिडर किया कि जो पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट कॉलम का है और नेगेटिव चार्ज सेकेंड कॉलम का है, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। फिर इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को कैंसिल करने से क्या हुआ, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहां वाला पार्ट का 0 हो जाएगा और सिंपली इस पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, इस पर सिंपली एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहेंगे, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहेंगे। ठीक, तो यहां पर वही हुआ, इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज जिसको सिग्मा पी से रिप्रेजेंट किया, इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज जिसको प्लस सिग्मा पी से रिप्रेजेंट किया। अब ये दोनों जो चार्ज डेंसिटी डेवलप किया, ये दोनों मिलकर के एक फील्ड डेवलप करेगा और उस फील्ड का डायरेक्शन अप्लाइड फील्ड के अपोजिट, फील्ड अप्लाइड किधर है, लेफ्ट टू राइट, और प्लस सिग्मा पी और माइनस सिग्मा पी क्या करेगा, एक इंड्यूस्ड फील्ड डेवलप करेगा जिसका डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होगा। ठीक, तो ये हो गया, यही हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड बाय द इंड्यूस्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो यही हमारा इनिशियली पार्ट था, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0। ठीक, अब यहां पर देख लो इंड्यूस्ड फील्ड डेवलप कर दिया और एक्सटर्नल किधर था, ये डायरेक्शन। तो विद इन द डाइलेक्ट्रिक क्या बन गया, नेट फील्ड क्या आ गया, ई नॉट माइनस ई। यदि ईपी का वैल्यू ई नॉट के बराबर हो जाए 0, जो कंडक्टर के केस में होता है, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर गया। अप्लाइड माइनस डाइलेक्ट्रिक का फील्ड का क्या बना, ईपी बना। इसका मतलब फील्ड रिड्यूस होगा। तो आपसे ये कंडीशन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में कैसे लिखते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं, के इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखते हैं, एफ नॉट बाई एफ एम, ई नॉट बाई ई एम, ये ना लिखते हैं। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट फील्ड कितना बना, देखो कॉन्सेप्ट क्या हो गया। ठीक, यहां तक आ गया समझ में। अब हम एक चीज देखना चाहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग पढ़े एयर का 1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंडक्टर का पढ़े इंफिनिटी, यही पढ़े ना। देखते क्या आता है। अब एयर के केस में क्या इंड्यूस्ड फील्ड होगा, नहीं होगा। तो ई नॉट बाई ई नॉट 1, एयर का 1 आ गया। ठीक, विद इन द कंडक्टर होगा कितना, ई नॉट के बराबर। इसका मतलब ये क्या क्वांटिटी दे देगा, 0, तो ई नॉट बाई 0 इंफिनिटी। इसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू रिजल्टेंट हमेशा इस फॉर्म में याद रखिएगा। क्लियर, सॉरी, आ गया समझ में यहां तक। तो ये वैल्यू आ गया, ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ए पी। अब आ जाए, जब ये पोलराइज हो गया तो पोलराइजेशन या पोलराइजेशन डेंसिटी टर्म क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग और इंड्यूसिंग डाइपोल्स इन ए मीडियम बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अब जैसे मान लो कि ये इंडिविजुअल डाइपोल्स है, ये विद इन द डाइलेक्ट्रिक ऐसा एक स्पेसिमेन ले लिया, इसका हाइट h है। अब क्या हुआ, ऊपर क्या चार्ज डेवलप हो गए, इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज, नीचे क्या डेवलप हो गया,
इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज, हाइट h। ठीक, अब इससे क्या कंडीशन मिलेगा? पोलराइजेशन वेक्टर मिलेगा। क्या है? नेट डाइपोल मोमेंट वेक्टर पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं पीआई, नेट पीआई, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। कितना डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ? चार्ज इनटू सेपरेशन। तो कितना चार्ज? क्यूपी। और सेपरेशन कितना? एच। तो क्या बन जाएगा ये? इसका वैल्यू, सॉरी, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा? क्यूपी डिवाइड बाई एच आ जाएगा। ठीक, या सिंपली डाइपोल मोमेंट यदि हम उसका निकालना चाहे तो डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? चार्ज इनटू सेपरेशन। डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा उसका? चार्ज इनटू सेपरेशन। ठीक, अब यहां पर तो ये आ गया क्यूपी इंटू सेपरेशन। तो क्यूपी का वैल्यू क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ डाइपोल्स डिवाइडेड बाई एच। क्लियर? तो ये पैरामीटर हम लोगों को मिल गया। और पोलराइजेशन वेक्टर यदि हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ डाइपोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ डाइपोल्स को एनपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वॉल्यूम का मतलब एरिया इनटू हाइट। अब इससे हम लोग एक ई नॉट माइनस ईपी जो निकाला था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और दूसरा इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट हुआ उसकी कंडक्टिविटी क्या हुई, इस चीज को मेजर करता है ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में हम लोग एक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। ठीक, तो यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे लिखते हैं? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज कितना डेवलप किया? क्यूपी, एरिया। क्यूपी का वैल्यू देखो क्या है? एनपी बाई एच। ये बन जाएगा पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन को हम लोग लिखते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर कल की क्लास में पढ़ा था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां इसके लिए आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक के लिए सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा पी का वैल्यू कितने के बराबर आ गया? पी के बराबर। तो पी बाई एप्सिलॉन नॉट। हमको सिर्फ ये याद रखना है, यहां हम लोगों को ये फैक्टर याद रखना है। अब जैसे ही आपने फील्ड अप्लाई किया किसी डाइलेक्ट्रिक को, तो नेट फील्ड कितना आया? अभी जस्ट अभी पढ़ा आपने, क्या आ गया? ई नॉट माइनस ईपी। ठीक, ईपी को क्या लिखा आपने? पी बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो पोलराइजेशन है वो डिपेंड कर रहा है किस पैरामीटर पर? फील्ड ई नॉट पे। ठीक, इसका मतलब P इज इक्वल टू, यहां पर एक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के लिए एक कांस्टेंट क्वांटिटी हम लोग ससेप्टिबिलिटी यूज करते हैं, और यहां पर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के लिए, या सिंपली आप कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर एप्सिलॉन नॉट है, ई नॉट। अब इसके वैल्यू को पुट कर दो, ई नॉट, और P का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया वैल्यू? एक मिनट, नेट फील्ड है ना ये, जस्ट मिनट, एक मिस्टेक हो गया, ये फील्ड ई सॉरी, नेट फील्ड नॉट ई नॉट। अब यहां से ये भी ई नॉट की जगह पर ई आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ई नॉट माइनस ससेप्टिबिलिटी इंटू ई, इसको एलएचएस में ले आओ, ई प्लस ससेप्टिबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट, ई कॉमन, 1 प्लस काई इज इक्वल टू ई नॉट, 1 प्लस काई इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये रिलेशन याद रखना है। ठीक, पूरा कंक्लूजन बताएंगे कोई? ये तो हम लोगों ने अभी प्रूफ कर दिया। पूरे डाइलेक्ट्रिक्स में क्या क्या पार्ट आ गया कॉमन? सबसे पहला तो सिंपल पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में
पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का, नॉन पोलर के लिए सिमेट्रिकल शेप, ठीक, पोलर के लिए एसिमेट्रिकल शेप, ठीक, नॉन सिमेट्रिकल मत बोल देना। हाँ अच्छा बोल रहा था ठीक है नहीं नहीं वो एंटोनिम्स उसका बहुत अच्छा है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो उसके पास वोकेबलरी भरा पड़ा है। चलो हाँ, अब इसके बाद नेट फील्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ई नॉट डिवाइड बाई ई नॉट माइनस सी पी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी के बीच रिलेशन, मेन पार्ट हमारा ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन का वैल्यू पी बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सारे पैरामीटर को याद रखना है। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, टेस्ट भी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉ, और आंसर भी दे रखा है यार, ओहो क्या टेस्ट लेंगे, चलो कोई बात नहीं। तो सारे एग्जाम्पल्स में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन है, सारे सिमेट्रिकल शेप वाले हैं इसलिए सारे हो जाएंगे। ऑल ऑफ दीज, लगता है वो स्लाइड के साथ आ गया, सिलेक्ट हो गया एक साथ। चलिए कोई बात नहीं। द टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक विथ पोलर मॉलिक्यूल्स इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। गुड, याद है। अच्छा आंसर देख के मत बोलो, अपना रीजनिंग भी। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक बढ़ रहा है क्या डिक्रीज कर रहा है, क्या कौन से एक्सप्रेशन से डिक्रीज कर रहा है, नम्रता बताना। हाँ कौन से एक्सप्रेशन से डिक्रीज कर रहा है, हाँ जल्दी जल्दी बोलो। अरे भी बताया नेट फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट माइनस सी पी, उसके कारण से रिड्यूस कर रहा, डिक्रीज कर रहा। चलो बातचीत नहीं, प्रॉपर रीजनिंग के साथ। द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी इन द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, एंड थर्मल एनर्जी टेंडिंग टू डिस्टर्ब द अलाइनमेंट। तो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे ए और बी, इसका मतलब सी ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हेन P इज नॉर्मल टू द सरफेस द पोलराइजेशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हैं इंड्यूस चार्ज के लिए। चलिए तो ये डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट खत्म हो गया। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का इनिशियल पार्ट, ठीक है, हम लोग कंटिन्यू कर ले। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस सिंपली कहते हैं कैपेसिटेंस का मतलब है इट इज एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है, ओल्ड नेम इसको कैपेसिटी कहते थे। तो यहां पर किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज प्रोवाइड करते तो पोटेंशियल इंक्रीज करता है, इसका मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इज इक्वल टू सी बी, सी को हम लोग कैपेसिटेंस Q बाई V कहते हैं। इसी बेसिस पर हम कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय यूनिट अमाउंट। यदि हम यहां पर V का वैल्यू 1 वोल्ट डाल दे तो कैपेसिटेंस बिकम्स Q, इसका मतलब चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय यूनिट अमाउंट मींस 1 वोल्ट। जितना 1 वोल्ट के लिए आप उस पर चार्ज रिक्वायर कर या पोटेंशियल यदि 1 वोल्ट से रेज करते हैं तो उस पर जो चार्ज डेवलप होगा उसके कैपेसिटेंस के बराबर होगा। अब यहां पर इसका यूनिट फैराड होता है, सिंबल कैपेसिटेंस का एक ये है और एक ये है, इसको हम लोग फिक्स्ड कैपेसिटर कहते हैं, ये वेरिएबल कहलाता है। जब एरो लग जाएगा तो वेरिएबल कैपेसिटर होगा और ये फिक्स्ड कैपेसिटर होगा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग इस चीज को जानते हैं कि 1 कूलम चार्ज काफी लार्जर है, तो उसका कैपेसिटेंस बनाना डिफिकल्ट है कंडक्टर का, इसलिए जो भी वैल्यू जो भी यूनिट लिखते हैं हम लोग कैपेसिटेंस का, मिली फराड, माइक्रो फराड, पीको फराड में। 1 मिली फराड कितने के बराबर होता है, यस 1 मिली फराड कितने फराड के बराबर, हाँ आर्यन, सॉरी सर मतलब, हाँ ये बोलो नहीं पता, बोला सॉरी सर मतलब क्या, हाँ? आजकल वो बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है लोगों का, संदीप महेश्वरी और हाँ? और विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ठीक है, अच्छा अच्छा,
है क्या? जब भी आप सिंपली, अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, आप लोग प्लस टू में हैं, प्लस टू के लिए बेस्ट एग्जाम्पल इंटरनेशनल बोर्ड सीबीएसई का सबसे टफेस्ट बोर्ड होता है, जिसमें हायर लेवल, नॉर्मल लेवल आता है। उस हायर लेवल पे कभी क्लिक करके देखना, क्लास 9th में जो मटेरियल है वो यहां के बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का नाम आपने सुना भी नहीं होगा, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम सुना भी नहीं होगा। ये सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड है। और आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन सब को वो क्लास 9th में पढ़ते हैं। और उनका कोई भी वीडियो लेक्चर, जैसे आप पीडब्ल्यू में या किसी और चैनल पे देखते हैं कि जितना मजाक चलता है, क्लास में गॉसिप्स होते हैं, उनके किसी वीडियो में आपको वो कंटेंट नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। कभी एससी वर्मा सर की क्लास में देखिए, कभी वो मजाक करते नहीं मिलेंगे। तो हमारे अधिकतर फॉलोअर है, आप देखिएगा, जो आजकल यूट्यूब पर गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसके व्यूअर्स बहुत हैं। ये यथार्थ है। और इसी कारण से, यही कारण से आप फटे हुए जींस पहनने लगे। इसी कारण से आपके जींस का साइज छोटा हो गया है। लगता है कि क्लास 8 का जींस पहन लिया या छोटे भाई का जींस पहन लिया। इसी कारण से आपका जो हेयर कटिंग है, नाइजीरिया टाइप के बच्चों का लगता है। यही रीजन है। हम यथार्थ की तरफ नहीं जाते, हम इससे दूर जाते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं कि हम लोग जब एक दूसरे को विश करते हैं, हर फेस्टिवल में करते हैं। मेरा एक सवाल है, बिल्कुल मेरा एक बहुत ऑथेंटिक सवाल है, कि जब हमारा कोई फेस्टिवल आता है, कोई पर्व त्योहार आता है, तो क्या हमारे स्कूल में अनाउंसमेंट होता है कि रामनवमी के दिन सब भगवा वस्त्र पहन के आएंगे? क्या ईद के दिन या ईद के बाद कुर्ता पजामा पहन के आएंगे? नहीं। लेकिन 25 दिसंबर को, अब आगे हमको नहीं बोलना है, वो पहन के आएंगे। क्या ऐसा कर सकते? स्कूल अनाउंस करता है? नहीं करता है। यही कारण से हम लोगों के बीच में डिफ्रेंसिएशन है, यही कारण है। अब आप सोचिए, हम लोग, मतलब ऐसा आप जो भी सुनिए, हम लोग क्या करते हैं, जब भी पढ़ते हैं ना, तो फॉलो करने लगते हैं। वो ब्रिटिश लैंग्वेज से बोल रहा है, अमेरिकन इंग्लिश बोल रहा है, उसके एसेंट बड़े अच्छे हैं, प्रोनाउंसिएशन बड़ा अच्छा लग रहा है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो एक ऑस्ट्रेलियन का हमने स्पीच सुना, उसने कहा कि हम सिर्फ वन लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश। और एक इंडियन 4-5 लैंग्वेज जानता है, हिंदी भी जानता है, इंग्लिश भी मिला जुला के बोल लेता, समझ लेता है, और अपना 3-4 लोकल लैंग्वेज जानता है। तो ज्यादा क्वालिफाइड है। तो हमारी सोच दूसरी तरीके की हो रही है, समझ रहे हैं ना? हमारी सोच बिल्कुल दूसरे तरीके की है। हम लोग बिल्कुल पीछे जा रहे हैं, आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो यहां पर मिली फरार से स्टार्ट हुआ था, और बीच में थोड़ा सा मोटिवेशनल, हम सोच रहे इसी तरह का वीडियो हम भी बनाएं। हाँ है? नहीं, इसी तरह का वीडियो शॉर्ट्स क्या डालेंगे?
नहीं, वीडियो वायरल आपके हाथ में है। आप यदि रिजिड हो जाओ कि हमको वीडियो सर का वायरल करना है तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। आप रिजिड होंगे तो बिल्कुल होगा। क्या संदीप माहेश्वरी ने जब स्टार्ट किया होगा तो एक साथ मिलियन व्यूअर्स आ गए होंगे? नहीं ना। आप हमें भी वैसा बना सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है ना, आपकी आंतरिक इच्छा नहीं होती है इसलिए ऐसा करते हैं आप। चलिए, अब यहां पर मिली फराड पर आ गए थे तो मिली का मतलब 10⁻³ वो मिली नहीं, जिसके लिए आप ढूंढते रहते हैं। और पिको फराड 10⁻12, माइक्रो फराड 10⁻⁻6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाए एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस। यहां पर इस पर चार्ज Q है, इसका रेडियस R है। तो सबसे पहला हम पोटेंशियल जानते हैं स्फीयर का 1/4 πε0 Q/R। तो कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा जल्दी से बता दो, अभी जस्ट पढ़ा Q/V। तो Q/V का वैल्यू डालो, वर्बल हम लोग रिवीजन का मतलब वर्बल लिखने की जरूरत ना पड़े। Q डिवाइड बाई पोटेंशियल Q/4 πε0R, Q कट गया 4 πε0R आ गया। इसका मतलब कैपेसिटेंस एयर में बन गया 4 πε0R। अब यदि मीडियम की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4 πε0R और एप्सिलॉन को ε0 इंटू εR लिख देंगे। εR को डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालेंगे। इसका मतलब फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा, हम ये सारी चीजों को आपके सामने रख रहे हैं और इस सबको एक साथ डिस्कशन कर लेंगे। ये हमारा कैपेसिटेंस आ गया एयर में 4 πε0R। और यदि हम मीडियम की बात करेंगे तो ये 4 πε0R हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं ε0 इंटू εR और ये बन जाएगा 4 πε0 डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू R। तो फाइनली कैपेसिटेंस इन द मीडियम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई हुआ 4 πε0R मींस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो कैपेसिटेंस का वैल्यू एयर में मिल रहा है। अब यहां एक डिफरेंस आ गया जो हमको दिमाग में रखना है कि फोर्स इन फ्री स्पेस टू द मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस टू द मीडियम, पोटेंशियल इन फ्री स्पेस टू द मीडियम, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। लेकिन कैपेसिटेंस यहां पर C0 बाई Cm इज इक्वल टू 1/K है। इसका मतलब फोर्स किसी डायलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। ठीक, अब यहां पर ये सारी चीजें कि ये जो रिलेशन कैपेसिटेंस हमने निकाला है वो सारे कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो, सॉलिड सबके लिए है ये कैपेसिटेंस का वैल्यू। और ये जैसे हम अर्थ का कैपेसिटेंस निकालना चाहे तो ये करीब करीब 711 माइक्रोफराड आता है। ये कैपेसिटेंस आपका ये वैल्यू है 4 πε0R। अब क्या कैसे निकालेंगे, तो ये आपका हो गया 1/9 इंटू 10⁻⁹। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो इतना वैल्यू आ जाएगा। इसलिए अर्थ का एक लार्ज कैपेसिटेंस होता है। आ गया समझ में? अब आ जाए कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल क्या है, किस बेसिस पर ये वर्क करता है। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि राइट प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछ सकता है। तो इनिशियली हम एक प्लेट ए लेते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है और इसके नियर बाई एक अनचार्ज्ड या न्यूट्रल प्लेट बी ले रहे हैं। ठीक, अब इसका पोटेंशियल इनिशियली हम लोग मान लें कि V है। जब इस B को इसके नियर लाते हैं, B को हम स्लाइटली इसके नियर लाते हैं A के हम नजदीक ला रहे हैं B को, तो देखिए जैसे ही B को इसके नियर लाएंगे इस पर इंड्यूस चार्ज डेवलप कर जाएगा। इंड्यूस चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव डेवलप कर गया। इसका मतलब ये जो इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज है इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को डिक्रीज करना चाहेगा
और इसका जो इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज है इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करना चाहेगा। नेगेटिव चार्जेस इसके नियर बाई है, इसलिए नेगेटिव का इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, तो फाइनली पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, Q बाई वी। यदि पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस इसका इंक्रीज कर जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस मतलब हमारा पर्पस यही होगा कि उसके पोटेंशियल को डिक्रीज करा दे और कैपेसिटेंस को हम इंक्रीज करा दे, ज्यादा से ज्यादा हमारा चार्ज का स्टोरेज हो जाएगा, यही हमारा पर्पस है। तो अब फर्दर हम ये क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये पोटेंशियल डिक्रीज करे, इसका मतलब पॉजिटिव जो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है उसको हम हटा दें। उसको हटाने का प्रोसेस क्या है, तो उसको हटाने के लिए हमने क्या किया, यहां पर पोटेंशियल डिक्रीज किया। अब ये पॉजिटिव चार्ज को हटाने का एक ही मेथड हम लोगों ने ग्राउंडिंग पढ़ रखा है, तो अब इसको हम ग्राउंडिंग करेंगे। इसका मतलब बी वाले टर्मिनल को ग्राउंड जैसे ही करते हैं, देखिएगा ध्यान से, बी को ग्राउंड जैसे ही किया चार्ज वैनिश हो गया और इस कंडीशन में पोटेंशियल डिक्रीज हो गया बाय द लार्ज अमाउंट, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर देगा बाय द लार्ज अमाउंट। इसलिए हम लोग जब भी कैपेसिटेंस का सिंबल यूज करते हैं, कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, तो एक पॉजिटिव टर्मिनल दिखाते हैं और एक नेगेटिव, और एक एंड को हम लोग ग्राउंडिंग दिखाते हैं जिससे उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज किया हुआ। तो ये हमारा इनिशियली कैपेसिटेंस का ये टॉपिक था, और नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में हम लोग इसके कॉम्बिनेशंस को पढ़ेंगे।